इसके पहले हुआ है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और इसके बाद शुरू हो रहा है उत्तर का विशाल मैदान। उत्तर के विशाल मैदान नदर्न ग्रेट प्लेन्स का विस्तार उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य 7.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। उत्तर के विशाल मैदान का हम लोगों ने पढ़ा है पश्चिम से पूर्व इसका डिविजन्स। उत्तर के विशाल मैदान का पश्चिम से पूर्व डिविजन्स हो चुका है और अब हम लोग शिवालिक के समानांतर तथा उसके दक्षिण में जो उत्तर का विशाल मैदान है उसको हम लोग उत्तर से दक्षिण वर्गीकृत कर रहे हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि उत्तर के विशाल मैदान का अनुदैर्ध्य विभाजन, अनुदैर्ध्य डिवीजन, लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन। लॉन्गिट्यूडिनल में हम लोग बात कर रहे हैं सबसे पहले यहाँ पर शिवालिक के दक्षिण में तथा शिवालिक के समानांतर जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक सामान्यतः 8 से 16, इधर 8, पूर्व में 8 और पश्चिम में 16 किलोमीटर की चौड़ाई के मध्य 16 to 8 कह सकते हैं, 16 to 8, 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ाई के मध्य भाभर या भाबर मैदान का विस्तार। भाबर मैदान को समझने से पहले हम लोगों को यहाँ पर ग्रेन साइज जो सेडिमेंट्स हैं, अवसाद है। उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है और विभिन्न सेडिमेंट्स अलग अलग जो मैदान है यहाँ पर भाभर, तराई, दोआब और डेल्टा प्रदेश, इसके लिए अलग अलग सेडिमेंट्स के अलग अलग ग्रेन साइज रिस्पॉन्सिबल हैं, जिम्मेदार हैं। इनमें हम लोग पहले पढ़ेंगे ग्रेन साइज के बारे में। क्या होता है, अवसाद जो सेडिमेंट्स हैं, सेडिमेंट्स अवसाद, उनके अलग अलग कण हैं जिसमें सबसे बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर हैं उनको बोल्डर कहते हैं। बोल्डर को हिंदी में गोलाश्म कहेंगे और इसका साइज मतलब सेमी डायमीटर 256 मिलीमीटर, 256 मिलीमीटर है। बोल्डर से जो छोटे कण हैं उन्हें कोबल कहते हैं। जो छोटे कंकड़ पत्थर हैं कोबल का साइज 256 मिलीमीटर से 128 मिलीमीटर है। 256 मिलीमीटर से 128 मिलीमीटर के मध्य है कोबल को हिंदी में गोलाश्मिका कहेंगे। बोल्डर को गोलाश्म, कोबल को गोलाश्मिका और पेबल को गुंटिका। पेबल का साइज है 128 मिलीमीटर से 64 मिलीमीटर और पेबल या गुंटिका से छोटे जो कंकड़ पत्थर हैं उनको कड़िका कहते हैं और इंग्लिश में ग्रेन्यूल या कड़िका का साइज है 64 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर और इनसे जो छोटे कण हैं वो है रेत का सेमी डायमीटर या त्रिज्या या केवल साइज कह दिया जाता है भूगोल में 4 से लेकर के 1/16 मतलब 4 मिलीमीटर से 1/16 मिलीमीटर के मध्य है। इसके बाद सिल्ट है। सिल्ट को हिंदी में सिल्ट भी कह सकते हैं, गाद भी कह सकते हैं। गाद का साइज है 1/16 से 1/258 मिलीमीटर। 1/16 से 1/256 मिलीमीटर के मध्य गाद के कणों का आकार है या इनका सेमी डायमीटर है, अर्थ है व्यास या त्रिज्या। इनसे छोटे कणों को क्ले को हिंदी में क्ले भी कह सकते हैं, चीका मिट्टी भी कहते हैं। क्ले या चीका मिट्टी का जो व्यास है, अर्ध व्यास या त्रिज्या लेस देन 1/256 मिलीमीटर है। अर्थात जो अवसाद के कंकड़ पत्थर और कणों का घटता हुआ क्रम है वह इस प्रकार से है: गोलाश्म, गुंटिका, कड़िका, गोलाश्म, गोलाश्मिका,
गुंटिका, कड़िका, रेत, गाद, चीका मिट्टी। और इनका अर्ध व्यास इस प्रकार से दिया गया है, 256 मिलीमीटर से अधिक गोलाश्म का है, गोलाश्मिका का 256 से 128 मिलीमीटर के मध्य, गुंटिका का 128 मिलीमीटर से 64 मिलीमीटर, कड़िका का 64 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर, रेत का 4 मिलीमीटर से 1/16 मिलीमीटर और गाद या शिल्ट का 1/16 मिलीमीटर से 1/256 मिलीमीटर। और चीका मिट्टी या क्ले का साइज या त्रिज्या 1/256 मिलीमीटर से कम है। अब इसमें हम लोग सबसे पहले इसकी बात कर रहे हैं भाभर मैदान की। भाभर मैदान का जो विस्तार है जम्मू कश्मीर राज्य से असम तक 2400 किलोमीटर, 2400 किलोमीटर की लंबाई और पश्चिम से पूर्व क्रमशः 16 से लेकर 16 से 8 किलोमीटर की औसत चौड़ाई में गोलाश्म, गोलाश्मिका तथा गुंटिका के निक्षेप से भाभर मैदान विकसित हुआ है। इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर हैं और इसलिए इसमें बड़े बड़े कंकड़ पत्थर गोलाश्मिका गुंटिका के निक्षेप से निर्मित है। इस कारण इसमें छोटी छोटी नदियां लुप्त प्रायसी हो जाती हैं, इंटरमिटेंट हो जाती हैं। ऐसी नदियों को चो का प्लूरल चोज हो जाएगा, चो कहते हैं, चो प्लूरल चोज हो जाएगा, या राओस कहते हैं, चोस या राओस कहते हैं, जो इस क्षेत्र में लुप्त प्रायसी हो जाती हैं। भाभर मैदान में भाभर के दक्षिण में तथा भाभर के समानांतर 15 से या कह सकते हैं 30 से 15 किलोमीटर की चौड़ाई के मध्य कड़िका, रेत और गाद के निक्षेप से तराई मैदान विकसित हुआ है। तराई मैदान का विस्तार कहां पर है? भाभर के दक्षिण में तथा भाभर के समानांतर जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक, कह सकते हैं जम्मू कश्मीर तो दूर हो जाएगा लेकिन केंद्र शासित प्रदेश वही है, जम्मू से असम तक 2400 किलोमीटर की लंबाई तथा 30 से लेकर 15 किलोमीटर की औसत चौड़ाई के मध्य तराई मैदान का विस्तार है। तराई मैदान निर्मित हुआ है रेत के अपेक्षा, जो अवसाद हैं उनके भाभर की अपेक्षा छोटे कंकड़ पत्थरों का निक्षेप हुआ है। इसमें विशेष रूप से कड़िका और रेत का निक्षेप अधिक मिलता है तराई में। कड़िका और रेत, कड़िका मीन्स ग्रेन्यूल और रेत सैंड, मतलब 64 मिलीमीटर से 4 मिलीमीटर वाले जो कंकड़ पत्थर हैं कड़िका, और जो कण है 4 मिलीमीटर से 1/16 मिलीमीटर रेत, इनका निक्षेप तराई मैदान में अधिक हुआ है। तराई मैदान में भाभर क्षेत्र की जो लुप्तप्राय नदियां हैं, इंटरमिटेंट रिवर्स हैं, वे तराई मैदान में रीअपियर होती हैं, पुनः प्रकट होती हैं भाभर क्षेत्र की लुप्तप्राय नदियां तराई क्षेत्र में। इसी कारण यह मैदान अक्सर तर बना रहता है। तर का मतलब है वेट बना रहता है, गीला बना रहता है, इसी कारण इसे तराई कहते हैं। इसकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है, सापेक्ष आर्द्रता रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वह ग्रेटर देन 70% वर्ष के अधिकांश समय बनी रहती है। ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण जिन क्षेत्रों में आर्द्रता ज्यादा रहती है वहां पर जीवाणुओं विषाणुओं की प्रजननता बढ़ती है और जिसके कारण उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीवाणु और विषाणु जनित रोगों के तेजी से पनपने की संभावना बनी रहती है तराई बेल्ट में। यही कारण है कि जो तराई वाला क्षेत्र है, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, महाराजगंज, इन सब क्षेत्रों में अक्सर क्या होता है,
जीवाणु जनित जो रोग हैं वो ज्यादा विकसित होते हैं और वर्षा ऋतु में इनकी प्रबलता और बढ़ जाती है। मच्छरों का प्रकोप यहाँ पर ज्यादा रहेगा, जीवाणुओं का प्रकोप ज्यादा होगा। इंसेफ्लाइटिस, जिसे जापानी बुखार भी कहते हैं, वह भी इन क्षेत्रों में ज्यादा होता है तराई बेल्ट में। तराई बेल्ट की ह्यूमिडिटी ज्यादा होने के कारण इसके पश्चिमी भाग में, जो तराई मैदान है उसके पश्चिमी भागों में आर्द्र पतझड़ वेट डेसिडिवस आर्द्र पतझड़ वनों का विस्तार अधिक है और इस मैदान के पूर्वी भागों में, तराई मैदान के पूर्वी भागों में अर्ध सदाबहार सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का विस्तार अधिक है। सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट का विस्तार अधिक है। इन्हीं जो तराई वाला क्षेत्र है भारत का, इसी में लंबी लंबी और मोटी घासें मिलती हैं। जैसे सवई घास भारत में सबसे ज्यादा इसी क्षेत्र में मिलती है। सवई घास, बांस भारत में सबसे ज्यादा तराई बेल्ट में मिलते हैं। बांस और घास भारतीय कागज उद्योग के आधार स्तंभ माने जाते हैं। भारत का जो पेपर इंडस्ट्री है वह 70% से अधिक डिपेंड करता है बांस और सवई घास पर, क्योंकि भारत ट्रॉपिकल बेल्ट में है। भारत का अधिकांश भाग ट्रॉपिकल बेल्ट में पड़ता है और ट्रॉपिकल बेल्ट उष्ण कटिबंध में जो वृक्ष होते हैं, वन होते हैं, वनों के वृक्षों ज्यादा, ट्रॉपिकल बेल्ट में जो वन है सबसे ज्यादा जो वन है डेसिडुअस फॉरेस्ट है, पतझड़ वन है। और ट्रॉपिकल डेसिडुअस है उष्ण कटिबंधीय पतझड़, जिसमें शुष्क पतझड़ ड्राई डेसिडुअस का विस्तार अधिक है। तो शुष्क पतझड़ वन की लकड़ी क्या होती है? कठोर होती है, हार्ड वुड होता है। हार्ड वुड के कारण उसका लुगदी बनाना, पल्प बनाना, पल्प फिर पेपर, पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री इसलिए बोलते हैं। तो पल्प मीन्स लुगदी और पेपर कागज, लुगदी और कागज उद्योग, तो उसका पल्प बनाना कठिन होता है। इसी कारण भारत में सवई घास और बांस से कागज अधिक बनाया जाता है। इसी कारण सवई घास और बांस को भारतीय कागज उद्योग का आधार स्तंभ माना जाता है। 70% इसी पर डिपेंड करता है। अब हम लोग बात इसकी कर रहे हैं, यहाँ का जो जंगल है तराई वन का, यहाँ पर सवई घास और बांस के अलावा यहाँ पर पतझड़ वन के बहुत से वृक्ष मिलते हैं। अर्ध सदाबहार के भी बहुत से प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। और इन यहाँ के जो जंगल हैं, इन जंगलों में पैंथर मिलते हैं। सरीसृपों की बहुत सी प्रजातियां मिलती हैं। सरीसृपों की, रेप्टाइल्स की बहुत सी प्रजातियां मिलती हैं। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के सर्प मिलते हैं। इसके अलावा पैंथर, चीता यहाँ पर ज्यादा मिलेगा। तेंदुआ कह सकते हैं, तेंदुआ, चीता नहीं, तेंदुआ यहाँ पर मिलता है। और मंकी यहाँ पर बहुत मिलते हैं, जो यहाँ के वृक्षों की शाखाओं पर उछल कूद करते हुए दिखाई देते हैं तराई बेल्ट में। तराई के बाद देश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र मिलता है, वह है दोआब मैदान। तराई के दक्षिण में तथा तराई के समानांतर दोआब का विस्तार है। पंजाब से लेकर पूरे असम राज्य तक दोआब का विस्तार है। दोआब का शाब्दिक अर्थ है दो नदियों के मध्य का उपजाऊ भूभाग। जैसे गंगा, यमुना, दोआब, गंगा, रामगंगा, दोआब, रामगंगा, घाघरा, रामगंगा, गोमती, दोआब, रामगंगा, गोमती, रामगंगा और गोमती के मध्य का दोआब, रामगंगा, गोमती, दोआब, गोमती, घाघरा, दोआब, घाघरा, गंडक, दोआब, गंडक, कोशी, दोआब। इस तरह से दोआब है। गंगा है रामगंगा, उसके बीच का दोआब गंगा, राम, गंगा, दोआब। रामगंगा के आगे फिर हम लोग आ जाएंगे, रामगंगा के आगे हो जाता है गोमती। तो रामगंगा और गोमती के मध्य का दोआब, गोमती और घाघरा के मध्य का दोआब, घाघरा और गंडक के मध्य का दोआब, गंडक और कोशी के मध्य का दोआब। तो क्या होता है इनमें, जैसे गंडक और कोशी, गंडक कोशी दोआब हम लोग कहे तो इसका मतलब गंडक, कोसी
तथा इनकी सहायक नदियों द्वारा इन दोनों नदियों के मध्य का जो भूभाग है उसमें लाए हुए अवसादों के निक्षेप से ये मैदान निर्मित होता है। जैसे गंगा यमुना का मैदान का अर्थ है गंगा घाटी और यमुना घाटी के मध्य और इन दोनों नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से निर्मित मैदान गंगा यमुना दोआब कहलाता है। ये जो दोआब क्षेत्र है इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार के दोआब का जो निर्माण हुआ है, हम लोग पहले इसकी फॉर्मेशन की बात करें। इसका जो फॉर्मेशन हुआ है वह अवसाद के सेडिमेंट्स के जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, विशेष रूप से सैंड, सिल्ट, क्ले, रेत, गाद, चीका मिट्टी, इनके निक्षेप से दोआब का निर्माण हुआ है। रेत, गाद, चीका मिट्टी। और रेत, गाद, चीका मिट्टी से कई प्रकार की दोमट मृदाएं विकसित होती हैं। रेत, गाद और चीका मिट्टी के निक्षेप से कई प्रकार की दोमट मृदाएं, दोमट को इंग्लिश में कहते हैं लोम, LOAM, लोम सॉइल डेवलप हुई है। जैसे ऐसी दोमट जिसमें रेत की मात्रा सामान्य से ज्यादा है उसको सैंडी लोम, बलुई दोमट। ऐसी दोमट जिसमें गाद की मात्रा सामान्य से ज्यादा है उसको कह दिया जाता है गाद दोमट, सिल्ट लोम। ऐसी दोमट जिसमें क्ले की मात्रा सामान्य से थोड़ा ज्यादा है उसे कह दिया जाता है चीका दोमट, क्ले लोम। और जिनमें तीनों का परसेंटेज लगभग बराबर है, थोड़ा रेत ज्यादा रहेगा और उससे कम सिल्ट, उससे कम क्ले, लेकिन परसेंटेज में ज्यादा अंतर नहीं है। तीनों 35% और फिर इसके बाद 33%, फिर से जो बच रहा है क्ले हो गया। तो वहां पर जो मिट्टी विकसित होती है उसे केवल दोमट कह दिया जाता है। इनके लिए एक निश्चित रेंज है। दोमट, विभिन्न प्रकार की दोमट मृदाओं के निर्माण के लिए रेत, गाद, चीका मिट्टी की मात्रा कितने कितने प्रतिशत होनी चाहिए, इसकी एक रेंज है। हम लोग इसकी बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, इसकी बात सॉइल में हो गई, मृदा वाले टॉपिक पर होती है। हम लोग इसकी बात कर रहे थे अभी यहाँ पर दोआब की। अब तो दोआब को तो रेत, गाद, चीका मिट्टी के प्रतिशत मात्रा के आधार पर कई वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, जिनमें प्रमुख है बलुई दोमट, गाद दोमट, चीका दोमट। ये 4 प्रमुख हैं। वैसे इनको 8 प्रकारों में विभाजित करते हैं, लेकिन 4 प्रमुख हैं ये। इसके अलावा दोआब को बाढ़ की सीमा के आधार पर 2 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। एक तो बांगर मैदान, दूसरा खादर मैदान। बांगर मैदान का मतलब होता है कि दोआब का वह क्षेत्र जो बाढ़ की सीमा के ऊपर है वह बांगर, और दोआब का वह क्षेत्र जो बाढ़ की सीमा के नीचे है वो खादर। अर्थात वह क्षेत्र जो वर्षा ऋतु में सामान्यतः बाढ़ग्रस्त नहीं होता या यदा कदा ही हो सकता है वह बांगर है, और जो वर्षा ऋतु में अक्सर बाढ़ग्रस्त हो जाया करता है ऐसे क्षेत्रों में विकसित मृदा खादर मृदा, और ऐसे क्षेत्र को खादर क्षेत्र कहेंगे। दोआब का खादर प्रदेश कहलाएगा और दोआब का बांगर प्रदेश ऊंचाई पर विकसित होता है। ये दोनों बांगर हो या खादर हो, दोनों में रेत, गाद, चीका मिट्टी होती है, लेकिन परसेंटेज में थोड़ा अंतर आ जाता है। जो बांगर मृदा है यह पुरानी जलोढ़ मृदा है, खादर नवीन जलोढ़ मृदा है। बांगर पुरानी जलोढ़ मृदा होने के कारण इसमें कई वर्षों से फसलें उगाई जा रही हैं, हजारों वर्षों से फसलोत्पादन किया जा रहा है, जिसकी वजह से बांगर में पोषक तत्वों की मात्रा कम हो गई है। जबकि खादर क्या है, नदी घाटी क्षेत्र, रिवर बेसिन, जो नदी द्रोणी है उसके निचले भागों में ये विकसित हुई है, इसलिए यह नवीन जलोढ़ मृदा है। इसमें कम फसलें उगाई गई होती है और इस कारण से इसमें पोषक तत्वों की मात्रा बांगर की अपेक्षा अधिक होती है। खादर में पोषक तत्वों की मात्रा, बांगर में क्या होता है कि बांगर खादर की अपेक्षा, वैसे ही दोनों मृदाओं की पारगम्यता ज्यादा होती है, सारंध्रता ज्यादा होती है, किंतु बांगर की अपेक्षा खादर की अपेक्षा, या कह सकते हैं हम लोग बांगर की अपेक्षा खादर की सारंध्रता ज्यादा,
पारगम्यता भी अधिक, पोरोसिटी भी खादर की बांगर से अधिक, परमेबिलिटी भी अधिक, और न्यूट्रिएंट्स भी, पोषक तत्वों की मात्रा भी खादर में बांगर की अपेक्षा अधिक होने के कारण खादर मृदा बांगर की अपेक्षा अधिक उर्वर होती है। बांगर की अपेक्षा खादर अधिक उर्वर होती है। इन दोनों मृदाओं के नीचे चूने के कंकड़ पत्थर मिलते हैं, लेकिन बांगर में खादर की अपेक्षा चूने के कंकड़ पत्थर अधिक मिलते हैं। बांगर मृदा के नीचे, खादर मृदा के भी नीचे चूने के कंकड़ पत्थर मिलते हैं, लेकिन बांगर मृदा में के निचले भागों में चूने के कंकड़ पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट के जो लम्स होते हैं वो खादर की अपेक्षा अधिक होते हैं बांगर में। इस कारण से भी बांगर की पारगम्यता, जल रिसाव क्षमता कम हो जाती है और इसीलिए बांगर में क्षारीयता या लवणता की समस्या ज्यादा है। एक अति सिंचाई भी यहाँ की लवणता का प्रमुख कारण है और कुछ क्षेत्रों में सिंचाई न हो पाना भी लवणता का कारण है। जब सिंचाई अधिक होती है तो वहां पर क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के साल्ट्स ऊपर रह जाते हैं और जल रिसाव की प्रक्रिया द्वारा नीचे चला जाता है, जिससे क्या होता है, मृदा में विभिन्न प्रकार के साल्ट्स की मात्रा बढ़ जाती है। और जहां पर सिंचाई कम होती है वहां पर भी क्या होता है कि मृदा में छोटी छोटी केशनलियां बन जाती हैं और इन केशनलियों द्वारा केशिकात्व क्रिया से जब जलवाष्प ऊपर आता है तो विभिन्न प्रकार के साल्ट्स के, लवणों के हल्के कण ऊपर आकर डिपॉजिट होते चले जाते हैं, जिससे एक ऐसी मृदा विकसित होती है जिसे हम लोग रेह कहते हैं। रेह, ऐसी मृदा को रेह कहते हैं। कहीं कहीं इसी मृदा को कल्लर कहते हैं। इसी मृदा को कुछ प्रदेशों में चौपन कहते हैं। ये जो रेह होती है, इनमें जैसे जो पीले रंग की रेह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वहां पर क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 की प्रधानता होती है। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम वाशिंग सोडा, CO3 नहीं, इसमें हाँ सोडियम कार्बोनेट की अधिकता होती है। इसी को पहले वाशरमैन क्या करते थे, इसी को वाशरमैन कपड़े में के साथ में जल के साथ मिला करके और लपेट करके रख देते थे और सुबह जब कपड़े साफ करते थे तो बड़ा अच्छे से साफ होता था। उसका कारण क्या होता है, इसमें जो सोडियम कार्बोनेट है Na2CO3, यह रात भर जल के संपर्क में होने के कारण Na2CO3 10H2O बन जाता है और यह है में Na2CO3 रहता है और जब जल में लपेट करके इसको रख दिया जाता है कपड़े के साथ में तो ये बन जाता है Na2CO3 10H2O, जिसको हम लोग कहते हैं वाशिंग सोडा। वाशिंग सोडा बन जाता है, वाशिंग सोडा। और इसी कारण वाशिंग सोडा होने के कारण इसमें कपड़ा आसानी से धुलते थे। तो ये बांगर की बात हम लोग कर रहे हैं। बांगर मृदा में कहीं कहीं दरियाई घोड़ा, गैंडा और हाथी के जीवाश्म और अवशेष भी यहाँ मिलते हैं बांगर मृदा क्षेत्र में। इसी बांगर को पंजाब में धाया कहते हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि पंजाब में बांगर की अधिकता है, पंजाब हरियाणा राज्यों में, वहां पर बांगर को धाया कहते हैं। और कहीं कहीं यहाँ पर खादर मृदा भी निचले क्षेत्रों में मिल जाती है। पंजाब में खादर मृदा को कहते हैं बोट या बुट्टे और बांगर को कहते हैं धाया। ये दोनों प्रश्न बनता है। एक प्रश्न ये भी, अच्छा उसकी चर्चा बाद में करते हैं। अभी हम लोग बात ये कर रहे हैं कि भोड़, या इंग्लिश में भोर है, हिंदी में भोड़। भोड़ क्या है, भोड़ क्या है, ये जो बांगर मृदा क्षेत्र है इसमें जब ऊपर की अपेक्षाकृत मुलायम मृदा पवन या जल के प्रवाह से अपरदित हो जाती है तो नीचे के जो चूना के कंकड़ पत्थर हैं वे सतह पर दृष्टिगत होने लगते हैं, जिन्हें ऐसे प्रदेशों को भोड़ प्रदेश कहा जाता है, जहां पर सतह पर चूने के कंकड़ स्पष्ट दिखाई दे। स्पष्ट है कि भोड़ मृदा का निर्माण बांगर क्षेत्र में अधिक होता है और रामगंगा और गंगा के मध्य क्षेत्र में भोड़
क्षेत्र ज्यादा मिलता है। हम लोग अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो इसके बाद बात हो रही है डेल्टा प्रदेश की। डेल्टा क्या होता है? नदियों के मुहाने पर विशेष रूप से गाद और चीका मिट्टी ज्यादा होगी, क्ले ज्यादा होगा, गाद कम होगा। गाद, चीका मिट्टी और गाद के निक्षेप से नदियों के मुहानों पर निर्मित मैदान डेल्टा कहलाता है। डेल्टा में क्या होता है कि गाद की अधिकता है और इस वजह से यह मृदा, गाद और क्ले की अधिकता है। यह मृदा ज्यादा करके धान की फसल के लिए, गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त होती है, डेल्टा प्रदेश की मृदा। अगर हम लोग फसलों की बात करें तो भाबर जो क्षेत्र है ये फसलोत्पादन के लिए उपयुक्त नहीं होता है, किंतु लंबी जड़ों वाले जो वृक्ष होते हैं उनके लिए यह उपयुक्त होता है। इसी कारण इस क्षेत्र में भाबर क्षेत्र में फलोत्पादन का कार्य किया जा रहा है। और इस क्षेत्र में कहीं कहीं पशुचारण का भी, इस क्षेत्र पशुचारण के लिए भी जाना जाता है। भाबर क्षेत्र, जैसे बकरवाल हैं, गुज्जर हैं, ये जनजातियां इस क्षेत्रों में, इन भाबर क्षेत्र में पशुचारण का कार्य करती हैं। इस पर जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अधिकांश इस लेक्चर में ही निहित हैं। कुछ और अलग से प्रश्न जैसे आ जाते हैं कि पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में भाबर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा दुआर। दुआर कहते हैं, दुआर। भाबर को पश्चिम बंगाल और असम राज्यों में किस नाम से जाना जाता है? दुआर कहते हैं। कौन सी मृदा अधिक उर्वर है, बांगर या खादर? तो इसका उत्तर है खादर अधिक उर्वर है। खादर अधिक उर्वर होने का कारण क्या है? खादर की पारगम्यता ज्यादा है, बांगर की अपेक्षा सरंध्रता भी ज्यादा है, पोषक तत्वों की मात्रा भी खादर में बांगर की अपेक्षा अधिक है। इनमें नवीन जलोढ़ मृदा कौन सी है? खादर है। इस तरह से जो प्रश्न पूछे जाएंगे इस पर, और इसके पहले आपने राजस्थान मैदान, सतलज मैदान, उच्च गंगा मैदान, मध्य गंगा मैदान, निम्न गंगा मैदान, असम मैदान, ये भी पढ़ लिया है। तो इन दोनों टॉपिक्स को मिला करके जब आप पढ़ते हैं तो उत्तर भारत के विशाल मैदान को पर जो प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में जो भी प्रश्न आए हैं आप सभी को सॉल्व करने में सक्षम होंगे। ओके, थैंक यू।